वो चुरा कर ले गया सारे दिए घर के मेरे, वो चुरा कर ले गया सारे दिए घर के मेरे, वो चुरा कर ले गया सारे दिए घर के मेरे। बेखबर को क्या खबर सूरज मेरा हो जाएगा, बेखबर को क्या खबर सूरज मेरा हो जाएगा। शुक्रिया। कि आन की वान से बाहर निकल तू शान से, यही है आज और आज की पुकार है। आन की वान से बाहर निकल तू शान से, यही है आज और आज की पुकार है तू अबला अब नहीं तुझमें ताकत अपार है तू अबला अब नहीं तुझमें ताकत अपार है। और भी इंदु हो बने समय की पुकार है, और भी इंदु बने समय की पुकार है। मैं इसमें देख रहा था, अपने सपनों को जिंदा रखिए। एक बहुत गंभीर चिंतक लेखक ही ऐसे टाइटल को लिख सकता है टाइटल पे, और कि अपने मतलब हम रूढ़ियों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन गंभीर विषय अपने सपनों को जिंदा रखिए। मैं इसको बहुत हल्का विषय नहीं समझता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मतलब आपके अंदर कितनी समाज को लेके बेचैनी है, समाज को लेके क्या आप सोचती हैं, ये सब भी दिखाता है। काव्य संग्रह है, कविता हमारे पढ़ने के लिए हो सकती है, लेकिन आपके अंदर का जो दर्शन है, आपके अंदर का जो साहित्य है, वो निश्चित ही हमारे लिए ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी गंभीरता है। अब बहुत सी बातें हैं कह सकते हैं हम, लेकिन बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ कि इतने बड़े साहित्यकार लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में कुछ बातें कर रहा हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक, हालांकि बहुत कविताएं मैंने लिखी हैं, वो तुक्का कह सकते हो आप, आपकी नज़र से तुक्का है, हालांकि मैं कोई विश्लेषण नहीं कर सकता। आप लोग बैठे हैं, अभी मैं देख रहा था कि मैडम भी और आदरणीय पुष्पा जी और जो शोनकर जी ने जो बताया इनके विषय में कि जो और परिपक्व हो सकते हैं, ये जो चीज़ें बताई। तो अभी संविधान की बात हो रही थी, तो मैं क्यों ना मतलब एक संविधान पे मैंने कुछ लिखा था, अगर आपकी इजाज़त हो तो बस उसके बाद में अपना स्थान लूँगा सर। संविधान दिवस पे अचानक मेरे मन में आया कुछ लिखूं, तो मैंने लिख दिया। और मैं मेरे लिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आभारी हूं आप लोगों का। मेरे अंदर मैं तुझसे है, संविधान के विषय में बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर मैं तुझसे है, मैं अहंकार, मेरे अंदर मैं तुझसे है, तू नीति मेरी मैं तेरी नियति। मेरे अंदर मैं तुझसे है, तू नीति मेरी मैं तेरी नियति। पढ़कर सिंसा गरजू मैं, ऐसा तू और तासीर तेरी, ऐसा तू और तासीर तेरी। नीति क्या है बतलाता तू, उस पर चलना सिखलाता तू। जब चाल चले को टेढ़ी कोई, उसको भी सीधा करवाता तू, उसको भी सीधा करवाता तू। राजा को रंक बना सकता और रंक को राजा है तू ही, राजा को रंक बना सकता और रंक को राजा भी तू ही। कमजोर की ताकत तुझ में है, ताकतवर की कमजोरी तू ही। सम्मान स्त्री का तुझसे है, अभिमान स्त्री का है तू ही। जब आन पर चोट करे कोई, दुर्गा काली बनता तू ही, दुर्गा काली बनता तू ही। जहाँ कोमल कोश, जहाँ कोस कोस बदले भाषा और जाति पाति का रोग, जहाँ उस देश के जनमानस को भी एक सूत्र पिरोता है तू ही। जिसने तुझको यूं रच डाला, उसका भी है सम्मान तू ही। सम्मान देश को जो मिलता, उसका पूरा हकदार तू ही, उसका पूरा हकदार तू ही। मैं नतमस्तक हूँ सदा तेरा, तेरे बिन ना अभिमान कोई। भारत जिस पर गर्व करे, कुछ और नहीं संविधान तू ही, और कुछ और नहीं संविधान तू ही। मुझे नहीं पता कि साहित्य की दृष्टि से ये कितना सही है और कैसा है, लेकिन मेरे भाव हुए, लिखा मैंने। और उसके बाद अगर आपकी दृष्टि से थोड़ा सा भी सही होगा तो मेरे लिए ये बहुत। संविधान के विषय में बोलना ही अपना एक आंदोलन, एक इंकलाब है। तो बहुत और मैं पुनः सबका आए हुए सभी आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आप जैसे सम्मानित लोगों के बीच में, साहित्यकारों के बीच, प्रतिष्ठित समाज सेवियों के बीच में मुझे खड़े होकर बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत साधुकार। और पुनः आपको एक बार संविधान पर एक सशक्त रचना आपने यहाँ प्रस्तुत की है, तो आप ऐसा ना सोचें कि आप कैसा लिख रहे हैं, आप बहुत बढ़िया लिख रहे हैं।
छूट फूट की चीज़ें तो हमेशा बनी रहती हैं, उनमें सुधार चलता रहता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, लिखा जाना महत्वपूर्ण है। आपके विचार दर्ज होने चाहिए, तो उन विचारों से कोई सार्थक प्रेरणा स्वयं भी आदमी ले सकता है। आपकी रचना बेशक शिल्प से कमज़ोर रह गई हो, लेकिन प्रेरणा लेने वाला अपनी मजबूत प्रेरणा कहीं से भी ले सकता है। तो इसलिए लिखा जाना ज़रूरी है, छपना ज़रूरी है, और संविधान ने चूँकि हमें अधिकार दिया है तो हक से लिखें और हक से छपें और हक से पढ़ें। ये बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। तो साथियों, ये स्वतः ही मुकेश रावत जी की टिप्पणी के बाद यह चरण हमारा स्वतंत्र संपूर्ण राष्ट्र के हृदय पर राज्य करने वाले बाबा साहब, उन्होंने जो हमारे लिए किया आप सब जानते हैं। सदियां और पीढ़ियां गुजर जाएंगी हमारी उससे ऋण होने में, लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो उन्होंने दिया है, किसी चीज़ को देना, उसको संजो के रखना बहुत बड़ी बात है। हम उस धरोहर को संजो कर रखना चाहते हैं, और वो सैद्धांतिक रूप से नहीं, उसे क्रियान्वयन रूप से भी। अभी बहुत कर रहे थे मेरे मित्र कि हमें उनके कारवा को, उनकी शिक्षाओं को, हम यहाँ बंद कमरे में बैठकर कुछ भी करें वो आप और हम तक रहता है। इसी परंपरा में जो सबसे बड़ा नाम है वो मान्यवर काशीराम जी का है। धरातल पर कुछ करने, कवि लोग कपोल कल्पित रचनाओं के कवि होते हैं, मैं भी उनमें हूँ, कि कल्पनाओं से खेलने वाले। यथार्थ कितना है बड़ा आप और हम जानते हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर कोई काम करना बहुत बड़ी बात है। और उसके सबसे बड़े हमारे प्रेरणा स्रोत जो है मान्यवर काशीराम जी हैं। और हम जो चेतना की बात करते हैं वो इस कमरे में बैठकर नहीं आ सकती। हम 10 लोग ही एक मत पे सहमत नहीं हैं। तो हमें जिस प्रकार उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिसकी खीर पूड़ियाँ लोग अभी तक खा रहे हैं, गांव-गांव जाकर, एक उन कुपड़ लोगों के बीच में जाकर, जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे वंशज हैं या हमारी संतति के वाहक हैं, हमें उनको समझाना है वास्तव में। और सबसे बाबा साहब जी का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र में, इस देश में, और हमारे लिए ये है कि उन्होंने हमें शक्ति का बोध कराया अपनी। हम हमेशा अनुचर बन के रहे। तो मैं चाहता हूँ बिना किसी भूमिका के आप यथार्थ के धरातल पर जाकर मान्यवर जैसा आंदोलन चलाएं, और उसमें सबको जो स्वेच्छा से उनके साथ चलना चाहते हैं उसे चलाएं। तभी हम जनमानस तक पहुंचेंगे, तभी हम वोट और राजनीति के महत्व को समझेंगे। आप सब जान रहे हैं कि आज के परिवेश में क्या हो रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, और कुछ तो बोलना भी नहीं चाहते। वो डर के मारे, दहशत के मारे, वो बाबा साहब की विरासत की मलाई को चाटे हुए हैं, जेब में रखे हुए हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है साहब। तो मैं बिना किसी भूमिका के एक रचना पढ़ देना चाहता हूँ। और मेरा आप सबसे परिचय है नहीं पहले से, लेकिन हो जाएगा। एक कवि की परिचय यही है कि उसकी रचना ही उसका परिचय होती है। तो कहीं से आपको लगे कि हाँ भाई। और एक मैं सूचना दे दूं, एक सरस्वती सुमन एक पत्रिका है, देहरादून से निकलती है। पहली बार जहाँ तक मुझे इस बात का वो है, 25 साल से 20 साल से मैं भी इस क्षेत्र में हूँ, दलित विमर्श पर एक पत्रिका निकल रही है। मैं ईमेल एड्रेस आपको दे दूंगा, आप जो भी उसमें अपनी, अब वो छोटी मोटी पत्रिका नहीं है, बहुत बड़ी पत्रिका है, राष्ट्रीय लेवल की पत्रिका है, और कभी आपने देख भी लियो, बहुत अच्छी है। तो मैं उसका ईमेल एड्रेस दे दूंगा। और संपादन कर रहे हैं मेरठ के राम गोपाल भारती जी, आप जानते भी होंगे, दलित चिंतक हैं, दलित लेखक हैं, और बहुत ही, और सोनकर जी शायद ज़्यादा जानते होंगे उस विषय में, बहुत बड़े गज़लकार हैं मेरे समाज के। तो भेज दिया आपने, बहुत अच्छा किया। तो एक मुक्तक से अपनी बात करता हूँ। मुझे रोना नहीं, आवाज तक भारी नहीं करनी, मुझे रोना नहीं, आवाज तक भारी नहीं करनी, मुझे अच्छे दिनों की कोई तैयारी नहीं करनी, मुझे चेहरे पे चेहरा ओढ़ कर चलना नहीं आता, मैं सच कहने का आदी हूँ, अदाकारी नहीं करनी। और बिना किसी भूमिका के बहुत सबको पढ़ना है, तो सोनकर जी आ गए हैं।
आदमी और आदमी के बीच ये दीवार क्यों है? आदमी और आदमी के बीच ये दीवार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? आदमी और आदमी के बीच ये दीवार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? रक्त मज्जा एक है तो ऊंची नीची जात क्यों है? क्या बात है, बहुत अच्छा है। रक्त मज्जा एक है तो ऊंची नीची जाति क्यों है? देश पर हक देश सबका है बराबर, तेरी मेरी बात क्यों है? अरे हाशिए पर रहने वाला इस कदर लाचार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? कहते हैं हर आदमी में लामका का वास होता, कहते हैं हर आदमी में लामका का वास होता, अपने बंदों के लिए वो दूर रहकर पास होता। मंदिरों मस्जिद में बैठा अजनबी किरदार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? अभी नारी सशक्तिकरण की बात कर रही थी। बेटियां सबकी बराबर, ये किताबी बात है क्या? बेटियां सबकी बराबर, ये किताबी बात है क्या? रूप गुण इंसानियत से भी ये पहले जात है क्या? और अपनी रचना से विधाता इस कदर बेजार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? भूख की अग्नि में जलते लोग कुछ फुटपाथ पर हैं। भूख की अग्नि में जलते लोग कुछ फुटपाथ पर है। घुटने छाती में छुपाए रुष्ट कुछ हालात पर है। आज फिर उनका बिछोना एक फटा अखबार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? और दान करने का भी एक तरीका, लोग फोटो खींच लेते हैं आपकी तरह, दे के झूठन और कपड़े फोटो खिंचवाने लगे हैं। दे के झूठन और कपड़े फोटो खिंचवाने लगे हैं। दान का करके दिखावा पुण्य समझाने लगे हैं। जानवर से भी ज्यादा, जानवर से भी ये बदतर आपका व्यवहार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? एक बीमारी चल रही है हर आदमी को, विश्व गुरु। विश्व गुरु, व्हाट इज विश्व गुरु? कोई डेफिनेशन बताए ना इसकी कम वक्त। हम विश्व गुरु किस चीज में हो गए हैं? विश्व के हम अब गुरु हैं, लोग बतियाने लगे हैं। विश्व के हम ही गुरु हैं, लोग बतलाने लगे हैं। अपने अपने सच हैं सबके, लोग समझाने लगे हैं। झूठ का इतना बड़ा ये आज कारोबार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है? और अंतिम पंक्तियां देख लें। क्या तरक्की देश ने की, कुछ तो गिनवाने लगे हैं। क्या तरक्की देश ने की, कुछ ये गनवाने लगे हैं। हम हैं शासक, तुम हो शासित, लोग समझाने लगे हैं। सोच ऐसी रखने वाला
भी यहाँ सुकुमार क्यों है, सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है, सोचने का दायरा तंग, जहनियत बीमार क्यों है। बहुत महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन हो गया है और सुकुमार जी ने बहुत ऊंचाई इसको प्रदान कर दी है। तो मैं अब अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो हमारे बीच में है, हमारे सक्रिय साथी हैं, प्रतिबद्ध साथी हैं और वो भी शिल्प के और भावनाओं के सधे हुए साथी हैं। मामचंद सागर जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और इस गोष्ठी के रंग को जो है आगे बढ़ाए। मामचंद सागर जी कि रंग को ऊपर ले जा सकूं, पहले ही इतने अच्छे बोल चुके हैं। वो मैं पहले ही कह चुका हूँ। ये रहती है साथियों कि मैं सुनूं ज़्यादा और कहूं कम। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, बाबा साहब को नमन करता हूं। उसके बाद मैं अपना एक छोटी सी कविता है, मैं उसे आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ पसंद आएगी। ये मुझे प्रेरणा मिली थी एक बार, जो हमारी नरगिस जो हैं उनको इस बार का जो शांति नोबेल पुरस्कार मिला, उनको देखकर उनके से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी। कविता का शीर्षक है नरगिसी सपने। जंग से जूझती इस दुनिया को शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाने का सपना उसने अपने जहन में ऐसे उगाया जैसे पर्वत अपनी छाती पर पालता है कुटज बीज, जबकि शासन की नसीहत थी कि न उगाया जाए कोई ऐसा प्रेम और शांति का सपना जो सत्ता शासन के अनुशासन में डाले अड़चने या पैदा करे किसी भी प्रकार का गतिरोध। ऐसे सपने फैलाते हैं केवल भ्रम, जो चकनाचूर कर देते हैं शासन की शांति को, खड़ा कर देते हैं एक अलग वैचारिक क्रांति को और ध्वस्त कर देते हैं शासन की सुविधाजनक यथास्थिति को। खलल पड़ता है शासक की मीठी नींद में। इसीलिए प्रावधान किया स्वप्न दृष्टा मुजरिम के लिए कोड़े बरसाने से लेकर कफस में बंद रहने तक का, किंतु शांति और प्रेम के दीवाने कब माने, वे सदा अपनी सिद्धता के लिए गए पहचाने। वो अपने जहन में सुरक्षित रहते हैं अपनी अस्मिता को, दुस्साहस को, अपनी सपनों की दुनिया को देखते हैं अपनी नरगिसी आँखों से नरगिस दुनिया को। प्रेम और शांति की चाशनी में पगे हुए और पा जाते हैं शांति के नोबेल शिखर सम्मान। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रतीक लेकर के आपने विचारों को यहाँ साकार किया मामचंद जी। तुकांत कविताएं हैं लेकिन असरकारक है, विचारवान बनाने वाली कविताएं हैं और संप्रेषण भी आपकी कविता के अनुसार यहाँ हुआ है। बहुत सुंदर। मैं गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि आरसी विवेक जी आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और चाहे तो कविता पाठ करें। आप हमारी अध्यक्षा पुष्पा विवेक जी के पति हैं, हालांकि ये उनकी पहचान भर नहीं है, आपकी पहचान बहुत स्वतंत्र है और आपके कार्य करने की शैली लाजवाब है। शैली लाजवाब यह है कि भले ही आपकी किताब अब छप करके आई है, लेकिन आप अपने आर्टिकल लिखते हैं, पंपलेट में हज़ारों की संख्या में छपवाते हैं और स्वयं गली गलियों में उन लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं जिनको उन विचारों की आवश्यकता है। यह शैली आपकी लाजवाब है, प्रेरणीय है। आइए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत के साथ आमंत्रित करता हूं, आरसी विवेक जी। करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम के चरणों में समन अर्पित करता हूँ। बौद्ध सत्य बाबा साहेब के चरणों में समन अर्पित करता हूँ। ज्योतिबा फूले के चरणों में समन अर्पित करता हूँ और मानवर काशीराम जी के चरणों में समन अर्पित करता हूँ। और जितने भी महान पुरुष हुए जो समाज को उठाने की कोशिश की, उन सभी के चरणों में समर्पित करता हूँ। और सभा में उपस्थित अध्यक्ष सभी मेरे भाई एवं बहनों, मैं कवि तो नहीं हूँ लेकिन लिखता ज़रूर हूँ। समाज में जो होता है और मैंने जो भी कुछ लिखा अखबार में आया, अखबार की कटिंग लिया
और उस पे अखबार में ही भेजता हूँ, अखबार में छप के भी आता है, और उसके बाद 4 पेज का बुलेटिन बना के 10,000 कॉपियाँ छपवा के मैं बांटता रहता हूँ। जहाँ भी मीटिंग होती है बांटता रहता हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कहा कि वो लोग जो राज कर रहे हैं वो इसलिए राज नहीं कर रहे कि वो बहुत होशियार हैं। हकीकत ये है कि हम जो कहें अज्ञान है, हमारी अज्ञानता का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। इस धारणा को लेते हुए मैंने लोगों को जागृत करने की कोशिश की है। हर बुलेटिन में लोगों को हर इस सब्जेक्ट पे कोशिश किया, करते करते मैंने उस बुलेटिन का एक किताब भी बना दिया है। तो जो तो मैं किताब जो है मेरे पास लाया हूँ, मैं आपको भी कुछ दूंगा। लेकिन बाबा साहब की जो बातों को जब हम याद करते हैं तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है संभालना। कहते हैं उजड़े हुए चमन को खिलाया है भीम ने, सोई हुई कौम को जगाया है भीम ने। हम तो पड़े थे सदियों से अंधकार में, प्रकाश दिखाया है भीम ने। ये मान शान बान कोठा बंगली कार ये न होता, ये मान सम्मान न होता, नहीं मिल पाती खुशियाँ इस वतन में, अगर ये संविधान बाबा साहब ने बनाया न। ये रुतबा मेरे सर को, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, मान सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा उनके मुकद्दर से। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और अभी आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनको नमन करते हुए, मैम पुष्पा विवेक जी उनको नमन करते हुए, और सबके नाम नहीं पता है मुझे, धर्म सिंह जी और सर जी को भी नमन करते हुए। आपने बहुत सुंदर कविता की सर जी, बहुत सुंदर, तो आपको भी नमन। और जितने भी मेरे सर जी आए हुए हैं और बहनें आई हुई हैं, मैम आई हैं, सभी को नमन। और सर्वप्रथम आज इंदु रजवी जी को इनका दिन है, तो सबसे पहले मैं इनको बधाई देना चाहूँगी क्योंकि महिलाएं अगर आगे आ रही हैं ये बहुत बड़ी बात है और बाबा साहेब जी की बदौलत है। तो मैं कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन मैं नदलेस में ज़रूर सम्मिलित हुई हूँ, और इतने बड़े बड़े जो मेरे बीच में कवि हैं उनसे थोड़ा सा प्रोत्साहन लेने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं भी कुछ लिख सकूँ। ऐसे मैं एक समाज सेविका हूँ, और समाज में जाके, जैसे कि अभी सर जी कह रहे थे कि समाज में जाने की ज़रूरत ज़्यादा है, तो समाज में जाने के लिए कितने लोग हमारे बीच में तैयार हैं, वही काम मैं करती हूँ। समाज में जाके जो लोग हमारे हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो अभी पढ़ना लिखना नहीं जानते, और पढ़ना लिखना जानते भी हैं तो उन्हें खाने कमाने से फुर्सत नहीं। आज की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि उन्हें उसी स्थिति में लाया जा रहा है कि सिर्फ वो कमा के लाएं और बच्चों का भरण पोषण कर लें, यही बड़ी बात है। शिक्षा तो बहुत दूर की बात हो रही है, और इसलिए वो मतलब कविताएं आएँ या लेखक आए या लेख आएँ या कितनी भी पुस्तकें छप जाएं, बाबा साहेब इतनी सारी पुस्तकें लिख करके चले गए, लेकिन किसी को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, अपने अधिकारों के बारे में भी पता नहीं। तो बाबा साहेब भी इस बात पे रोए कि जो मेरे गरीब समाज है, जो मेरा गांव का समाज है, जो मेरे गरीब लोग हैं गांव के, उन तक मैं उन सुविधाओं को नहीं पहुंचा पाया। जो शहरों तक तो पहुंच गए, लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए बाबा साहेब बहुत दुखी रहे, और उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को इसीलिए कहा कि धोखा दिया, तो कम से कम हमें उसमें शामिल नहीं होना है। हम चाहते हैं कि अगर हमने पढ़ लिया है, बाबा साहेब को जान लिया है और बाबा साहेब का नमक खा रहे हैं, तो मैं अपनी अंतिम सांस तक चाहती हूँ कि बाबा साहेब की उस विचारधारा को फैलाऊं, उन गरीब लोगों के बीच में जाके, और विशेषकर महिलाओं के बीच में जा कर के, क्योंकि महिलाएं वास्तव में समाज की धुरी हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर एक महिला सुधर जाती है तो एक पीढ़ी बदलती है। तो
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि आप इतने सारे जो मतलब इतने महान लोग बैठे हुए हैं, इनके बीच में मैं क्या बोलूँ। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी भाई बहनों को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं इंदु रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इंदु रवि जी की वजह से आज मैं ऐसी शख्सियत से मिली हूँ जो कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ऐसे महान कवि मेरे सामने बैठे हैं जो कभी किसी के बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं सर जी को नमन करती हूँ, जो नवदलित लेखक संघ के, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि पहली बार मैंने जब इनको देखा, पहली बार इनसे मिली, तो इन्होंने एक ही बात कही थी कि अपनी शायरियों को और अपने थॉट को कविताओं के रूप में बदलिए। मैंने वहीं से कविता लिखनी शुरू करी, और कविताओं का सबसे पहले गुरु जो हैं वो मेरे बच्चे हैं। और मंजू जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से मेरी पहचान बनी है। वैसे मैं पहले नारी शक्ति में थी, नारी शक्ति में बहुत ज़्यादा महिलाओं की मदद कर चुकी हूँ, और सभी के माध्यम से मैं नरेश सर जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगमन परिवार में मेरी जो किताब छपी थी, कविता छपी थी, तो वो इनकी बदौलत छपी थी। और यहाँ पे न्यूज़ चैनल में जो समता न्यूज़ चैनल के मालिक हैं और सर जी हैं, सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। एक ही बात कहना चाहूँगी इंदु रवि के लिए, बाबा साहेब ने ही हमारे वीरान ज़मीन पर गुलाबों के फूल महका दिए, और बाबा साहेब ने ही बुद्ध के द्वारों को फिर से खिला दिया, और बाबा साहेब ने ही हम सब अछूत भाई बहनों को फिर से मिला दिया। ये इंदु रवि जी की वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। नए नए चेहरों को मैंने देखा है, कभी नहीं देख सकती थी, और मैं चाहूँगी आगे भी कभी कविताओं का मंच मुझे मिले तो मैं सभी को देखना चाहूँगी, और आगे मुझे हौसला ऐसे ही मिलता रहे। आज जितनी अच्छी कविताएं यहाँ पे सभी ने कही हैं, सर जी ने कही हैं, संविधान के ऊपर बात कही, तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कविताओं के मंच से मैं 2 महीने दूर रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस है, और इसके लिए मैं दुखी महसूस कर रही हूँ। पर आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैं कविताएं शुरू करना चाहती हूँ। उजड़े हुए घरों की दुनिया बसाकर चले गए, उजड़े हुए घरों की दुनिया बसाकर चले गए, कितने दुख दिए जालिमों ने, फिर भी मुस्कुराते चले गए। अंधभक्त फिर भी मुस्कुराते चले गए, कितने खुदगर्ज हैं हम लोग जो बाबा साहेब के मिशन को छोड़कर अंधविश्वास की गोद में समाते चले गए। सर जी ने एक बात कही थी अभी कि संविधान सबसे पहले चीज़ है हमारे लिए, और संविधान के ऊपर मुकेश सर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, इसलिए मैं संविधान के ऊपर ही शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले है भारत का संविधान, सबसे पहले है भारत का संविधान, तभी बनेगा देश महान। इसकी नीति से चलता है भारत का इंसान, इसकी नीति से चलता है भारत का इंसान, संविधान से ही मिलता है सबको हक अधिकार। हमेशा याद रखना, देश की जनता से ही बनता है देश महान। हर किसी के हित की रक्षा करता, ऐसा है बाबा साहेब का लिखा संविधान। सबको जोड़कर रखता, सबको जोड़कर रखता, ऐसा है भारत का संविधान। सामाजिक आर्थिक न्याय से ही हर व्यक्ति का है इसमें सम्मान। भारतीय संविधान से ही भारत है भारतीय संविधान से ही मिलता है हर नारी को जीवन, और हर नारी को मिलती है इससे मुस्कान। सबसे पहले है भारत का संविधान, तभी बनेगा देश महान।
अपनेपन की बगिया से, अपनेपन की बगिया से सजा ले अपना घर संसार, अपनेपन की बगिया से सजा ले अपना घर संसार, फूलों की खुशबू से महक उठे घर और परिवार, माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार, जीवन जीना सिखाए पिता की फटकार, दादा दादी की कहानियों में भी है जीवन जीने का सार, भाई बहन के झगड़े में छिपा है अटूट प्यार, पति पत्नी का रिश्ता भी देता है घर को एक नया आकार, नाजुक डोरी रिश्तों की मांगे बस थोड़ा सा प्यार, जीवन भर की पूंजी एक सुखी परिवार। बाबा साहेब की एक कविता, थोड़ी छोटी सी कविता है। हमारे जीवन में एक मसीहा ऐसे आए, आकर उन्होंने अलग जगाई थी, युगों युगों से सोई हुई अपनी कौम जगाई थी, अत्याचारों से जीना बड़ा ही दुश्वार था, पीठ पर झाड़ू गले में हांडी हर जगह तिरस्कार था, एक घूंट पानी तक नसीब नहीं होता था, नहीं कभी मंदिर हमने देखे थे, अछूत कहकर हमें धिक्कारे जाते थे, अछूत कहकर हम धिक्कारे जाते थे, लिखने पढ़ने की भी हमें मनाही थी, वेद पुराण भगवत गीता सुनने की भी हमको मनाही थी, हर तरफ बोलबाला साम्राज्य का वेद पुराण गीता से हमें दूर रखा जाता था, ऊंच नीच भेदभाव का घोर अंधेरा था, हर एक नारी को घृणा से देखा जाता था, दलित पिछड़ों ने भी कभी ना नज़र मिलाई थी, युगों युगों से सोई, युगों युगों से बंधे हुए थे गुलामी की जंजीरों से, पशुओं से बदतर जिंदगी कभी हम जीते थे, तोड़ डाली सब जंजीरें बंधी सबके हाथ कलाई थी, अपनी कौम की दशा देखकर मन गिलानी से भर गया, अब शब्दों से बोला जाना दिल में घर कर गया, रूह कांपी गद्दारों की जब बाबा साहब ने कलम उठाई थी, छुआछूत अपमानों में दिल बड़ा ही बेहाल हुआ, भूख प्यास और बीमारी का मनुवादियों ने कभी ना ख्याल किया, सोया रहता था जग सारा, बाबा साहब को नींद कभी नहीं आई थी, कलम की ताकत के बल पर बाबा साहब ने लड़ी लड़ाई थी, अपनी कौम के खातिर बाबा साहब ने मनुस्मृति में आग लगाई थी, भीमाबाई के वो लाल कहलाते 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में माता भीमाबाई की कोख से जन्म लिया। बाबा साहेब पिता सूबेदार राम जी का मान बढ़ाए थे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। एक अजब सी तड़प है सीने में, कोई अपना बना के छोड़ गए, जानवरों से भी बदतर थी जिंदगी, कोई इंसान बना के छोड़ गए, फिर से कोई जुल्म ना हो इसलिए संविधान बना के छोड़ गए। मैं नमन करती हूँ अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में, जो हमारे हाथों में कलम थमा के छोड़ गए। जय भीम। प्रस्तुत की। अब हम साथियों मंच पर उपस्थित अपने साथियों की तरफ बढ़ते हैं। जमशेद माहिर जी। हाँ, तो हम सम्मान के साथ जमशेद माहिर जी को यहाँ आमंत्रित करना। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इंदु जी को, जिनकी आज किताब का विमोचन हुआ, और मंच से इजाज़त चाहता हूँ और 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। फूल के दिल पे वो खुशबू का पता रख देता, फूल के दिल पे वो खुशबू का पता रख देता, फूल के दिल पे वो खुशबू का पता रख देता, कोई मज़मून लिफाफे में नया रख देता, कोई मज़मून
लिफाफे में नया रख देता। तूने मांगा ही नहीं मुझको दुआ में शायद, वरना झोली में तेरी मुझको खुदा रख देता। वरना झोली में तेरी मुझको खुदा रख देता। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक मुकम्मल गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतलब समात फरमाए। आदमियत के वसूलों से बगावत करके, आदमियत के वसूलों से बगावत करके, क्या मिलेगा तुझे नफरत की सियासत करके। क्या मिलेगा तुझे नफरत की सियासत करके। हमको नफरत के सिवा कुछ न मिला लोगों से। हमको नफरत के सिवा कुछ न मिला लोगों से। हमको नफरत के सिवा कुछ न मिला लोगों से। हमने देखा है ज़माने से मोहब्बत करके। हमने देखा है ज़माने से मोहब्बत करके। और शेर देखेगा, किससे फरियाद करें कौन है हमदर्द यहाँ। किससे फरियाद करें कौन है हमदर्द यहाँ। लोग किससे फरियाद करें कौन है हमदर्द यहाँ। थक गए लोग बयां अपनी ज़रूरत करके। थक गए लोग बयां अपनी ज़रूरत करके। गैर तो गैर है, गैरों से शिकायत कैसी। बहुत उम्दा, क्या बात है। गैर तो गैर है, गैरों से शिकायत कैसी। लोग थकते नहीं अपनों की शिकायत करके। लोग थकते नहीं अपनों की शिकायत करके। कैसे मिल जाता है लोगों को वफाओं का सिला। अच्छा है। कैसे मिल जाता है लोगों को वफाओं का सिला। हमने घर बार लुटाया है मोहब्बत करके। हमने घर बार लुटाया है मोहब्बत करके। देखना ये है कि अब कितना असर हो माहिर। देखना ये है कि अब कितना असर हो माहिर। हमने देखा है किसी शौक की हसरत करके। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कहता हूँ। आइए चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ऐसा एक आईना तलाश करें। ऐसा एक आईना तलाश करें। ऐसा एक आईना तलाश करें। ऐसा एक आईना तलाश करें जिसमें अपनी खता तलाश करें। जिसमें अपनी खता तलाश करें। और शेर बतौर ख़ास, तुम ही बन जाओगे मेरे हमदम। तुम ही
बन जाओगे मेरे हमदम, तुम ही बन जाओगे मेरे हमदम, तुम ही बन जाओगे मेरे हमदम, या कोई दूसरा तलाश करे, या कोई दूसरा तलाश करे। हर तरफ बेवफा ही मिलते हैं, क्या बात है। हर तरफ बेवफा ही मिलते हैं, हर तरफ बेवफा ही मिलते हैं, हर तरफ बेवफा ही मिलते हैं। अब कहाँ बावफा तलाश करें, अब कहाँ बावफा तलाश करें। अब तो कुछ भी समझ नहीं आता, अब तो कुछ भी समझ नहीं आता, अब तो कुछ भी समझ नहीं आता, अब तो कुछ भी समझ नहीं आता। क्या नहीं और क्या तलाश करें, क्या नहीं और क्या तलाश करें। और शेर भी देखेगा बतौर खास। जख्म दुनिया ने जो दिए हमको, 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 आओ उनकी दवा तलाश कर। बढ़ता हूँ और इस गोष्ठी को आज की परिणति, इस गोष्ठी की ऊंचाई की तरफ, इसकी परिणति की तरफ लेकर के चलता हूँ। और सबसे पहले नरेश सागर जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपनी रचना से, अपने कलाम से इस सदन को अवगत कराएं। जी आप इधर आइए, कोई बात नहीं, नहीं आड़ में हो जाएगी ना, फिर हो जाए, कोई बात नहीं। सर्वप्रथम में सब मस्त अपने महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपको प्रस्तुति को नमन करता हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा कविता नहीं हूँ, 5.5 फुट का हूँ। 2 शेर से बात शुरू करता हूँ कि हादसों की सफ़र में कमी तो नहीं है, हादसों की सफ़र में कमी तो नहीं है, देखना मेरी आंखों में नमी तो नहीं है। आजकल हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े बूढ़ों को घर से बाहर निकाल देते। एक शेर वहाँ से होता है कि लेकर वो चादर गया है मज़ार पर, लेकर वो चादर गया है मज़ार पर, माँ रो रही है बैठी टूटी दीवार पर। और मैं अपने परिचय में एक मुक्तक देता हूँ। मैं कलम का कभी सौदा किया नहीं करता, बहुत अच्छा है। मैं कलम का कभी सौदा किया नहीं करता, सच को सच कहने से बिल्कुल डरा नहीं करता। मैं कलम का कभी सौदा किया नहीं करता, सच को सच कहने से बिल्कुल डरा नहीं करता। मुझे ताकत मिली है अपने बाबा भीमा से, मैं अपनी बात से पीछे हटा नहीं करता, मैं अपनी बात से पीछे हटा नहीं करता। शुक्रिया। एक मुक्तक और देता हूं इस चीज में कि सरफरोशी मेरे सर से नहीं जाती, सरफरोशी मेरे सर से नहीं जाती, चापलूसी का हमसे तो नहीं आती। और मैं अपने ज़मीर को मरने दूं भी तो कैसे, मेरे खून से मेरी जवानी नहीं जाती, मेरे खून से मेरी जवानी नहीं जाती। एक मुक्तक और देता हूं कि लुका छुपी का खेल मौत से खेला है। 2018 में बस लीला खत्म ही हो गई थी हमारी, बच गए। आप सब लोग दुआएं थी, साहब आपसे मिलना था मुझे कि लुका छुपी का खेल मौत से खेला है, बाधाओं के साथ हमेशा मेला है। और जब तक मेरी कलम हाथ में है मेरे, जब तक मेरी कलम हाथ में है मेरे, कौन कहेगा सागर यहाँ अकेला है, कौन कहेगा सागर यहाँ अकेला है। शुक्रिया। एक गज़ल आपको देता हूँ, उसके बाद अपनी मोमेंट पाता हूँ
कि क्या खबर थी ये किसी को हादसा हो जाएगा। क्या खबर थी ये किसी को हादसा हो जाएगा। क्या खबर थी ये किसी को हादसा हो जाएगा। पास वो होगा मेरे और वो जुदा हो जाएगा। पास वो होगा मेरे और वो जुदा हो जाएगा। सजदे में सर झुक गया था जिसके मेरा उम्र भर। सजदे में सर झुक गया था जिसके मेरा उम्र भर। सजदे में सर झुक गया था जिसका मेरे उम्र भर। क्या खबर थी वो किसी का ना खुदा हो जाएगा। और मुझको अपना कहने वाला बदलेगा कुछ इस तरह। मुझको अपना कहने वाला बदलेगा कुछ इस तरह। मुझको अपना कहने वाला बदलेगा कुछ इस तरह। शान शौकत पर रकीबों की फिदा हो जाएगा। और ये शेर जो इस गज़ल का सबसे अच्छा मुझे लगता है कि वो चुरा कर, हिम्मत देखिए, कि वो चुरा कर ले गया सारे दिए घर के मेरे। वो चुरा कर ले गया सारे दिए घर के मेरे। वो चुरा कर ले गया सारे दिए घर के मेरे। बेखबर को क्या खबर सूरज मेरा हो जाएगा। बेखबर को क्या खबर सूरज मेरा हो जाएगा। शुक्रिया। और वो मेरी, हिम्मत देखे साहब उसकी, वो मेरी गजलों का एक दिन करने सौदा आ गया। बहुत अच्छा है। वो मेरी गजलों का एक दिन करने सौदा आ गया। वो मेरी गजलों का एक दिन करने सौदा आ गया। मैंने कब सोचा था वो इतना बड़ा हो जाएगा। मैंने कब सोचा था वो इतना बड़ा हो जा। और आखिर शेर कि मोम की तरह पिघल कर क्या मिला सागर तुम्हें। बहुत अच्छा है। मोम की तरह पिघल कर क्या मिला सागर तुम्हें। मोम की तरह पिघल कर क्या मिला सागर तुम्हें। तुमने सोचा भी नहीं वो बेवफा हो जाएगा। तुमने सोचा भी नहीं वो बेवफा हो जाएगा। एक गीत दे के जाता हूँ मैं। नहीं, बहुत दूर से आया हूँ मैं। एक पहले मुक्तक देता हूँ जो आजकल हम देख रहे हैं। आजकल हम जो देख रहे हैं सर, सोनकर जी मुक्तक दे रहा हूँ कि कथनी और करनी में अंतर ढूंढ रहा हूँ। कथनी और करनी में अंतर ढूंढ रहा हूँ। सबको जगा सकूं वो मंत्र ढूंढ रहा हूँ। और बातों के बनाने से ना बदलेगा निजाम। मैं भीड़ में अम्बेडकर भगत सिंह ढूंढ रहा हूं। मैं भीड़ में अम्बेडकर भगत सिंह ढूंढ रहा हूं। और एक मुक्तक देता हूं कि संविधान जलाओ तुम संविधान मिटाना पाओगे। संविधान जलाओ तुम संविधान मिटाना पाओगे। अरे बाबा साहब के परचम को कभी चुका नहीं पाओगे। और जिस दिन होगा न्याय तुम्हारा फांसी पर चढ़ जाना है। जिस दिन होगा न्याय तुम्हारा फांसी पर चढ़ जाना है। अरे मूल निवासी जाग गया तो देश छोड़ तुम जाओगे। मूल निवासी जाग गया तो देश छोड़ तुम जाओगे। और यही से गीत देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। भावों में भर लो तुम जय भीम अमर कर दो। भावों में भर लो तुम जय भीम अमर कर दो। जय भीम अमर कर दो। संघर्ष खड़ा कर दो। भावों में भर लो तुम जय भीम अमर कर दो। अब डरना नहीं तुमको, अब भगना नहीं तुमको। अब डरना नहीं तुमको, अब भगना नहीं तुमको। जिद पे अड़ जाना है, लेना है हक तुमको। बाबा की तरह
तुम भी, भीमा की तरह तुम भी माहौल खड़ा कर दो, माहौल खड़ा कर दो, जय भीम अमर कर दो। और फिर आपको समझा रहा हूं मैं, ना गाय तुम्हारी है, ना धर्म तुम्हारा है, ना गाय तुम्हारी है, ना धर्म तुम्हारा है, क्यों मंदिर जाते हो वहाँ कौन तुम्हारा है। अब छोड़ धर्म हिंदू, अब छोड़ धर्म हिंदू, बौद्ध धर्म बड़ा कर दो, बौद्ध धर्म बड़ा कर दो, जय भीम अमर कर दो, भावों में भर लो तुम, जय भीम अमर कर दो। और आखिरी पंक्तियां ये आप सबको समझने के लिए भी हैं और समझाने के लिए भी है और लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सदियों के जुल्मों का बदला अब लेना है, यदि अब भी खड़े नहीं हुए तो संविधान खत्म। आपको गीता, कुरान, बाइबल नहीं बचाएगी, केवल संविधान बचाएगा। अगर संविधान चला गया तो हम पे लानत है, हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमने बाबा साहब का संघर्ष पढ़ा है, हम उनके बच्चों को दुहाई देते हैं, लेकिन हम कौन सी कुर्बानी देने वाले तैयार हैं, हमें ये सोचना होगा। अरे कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, अगर कुर्बानी नहीं दोगे तो आप कुर्बान हो जाओगे, आपके अधिकार कुर्बान हो जाएंगे। तब मैं कहता हूं, सदियों के जुल्मों का बदला अब लेना है, सदियों के जुल्मों का बदला अब लेना है, जो दे गए बाबा भीम छिनने नहीं देना है। अब हाथ बड़ा सागर, अब हाथ बड़ा सागर, इंकलाब खड़ा कर दो, इंकलाब खड़ा कर दो, जय भीम अमर कर दो, भावों में भर लो तुम, जय भीम अमर कर दो। जय भीम, जय संविधान, बोलिए जय भीम, जय भीम। और मैं अब ऐसी शख्सियत को आवाज़ देता हूं जो जब से हम आए हैं और अब तक कभी किसी का सम्मान करा रहे हैं, कभी किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि उनको निमंत्रण दे दूं एक मुक्तक के साथ। ये ज़रूरी है जो सबको जगाए। इतिहास बदल डाला, संविधान बदल देंगे, ये भारत का नाम और भूगोल बदल देंगे। अब खामोशी तोड़ो, छोड़ो दहशत सागर, बेनाम से चेहरे तेरा चेहरा बदल देंगे, बेनाम से लोग तेरा चेहरा बदल देंगे। मैं अमित जी को आवाज़ देता हूं कि वो अपने आगाज़ करें। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे भी कविता पढ़नी होगी, लेकिन साथियों का निवेदन है, सागर जी ने अचानक नाम ले दिया, तो बहरहाल आदेश का तो अनुपालन होगा। इतनी सुंदर गोष्ठी में यह सहज ही लगने लगता है कि आप क्या पढ़ें, तो मैं भी अब सोचने पर विवश हो गया हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ये मैं तत्काल ही मुझे जो एक कविता अभी समझ में आ रही है मैं उसी को प्रस्तुत करूँगा। बड़े अच्छे तरन्नुम से यहाँ पर गीत गज़लें प्रस्तुत की गई हैं। 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था कि आप किसी बात को इसलिए सच मत मानो कि वह किसी वेद में लिखी है, बड़ी पुस्तक में लिखी है, या उसे कोई बड़ी उम्र का आदमी कहता है, या किसी आपके गुरुजन ने कहा है। आप केवल उसको इसलिए सत्य मानो कि आपने उसको परखा है, समझा है और तार्किक तौर से उसका विश्लेषण करके उसको स्वीकार किया है। तो ये एक माध्यम होता है, लेकिन हमारी जो समाज में मैक्सिमम जो जनसंख्या होती है वह है इस तरह से विश्लेषण करके चीज़ों को नहीं अपनाती है। परंपरा में, रूढ़िवादिता में, पाखंडवाद में जो चीज़ें चली आती है उन पर तर्क नहीं करती है, वैज्ञानिकता से नहीं सोचती है। बस ये एक थीम है इस कविता की और इस थीम को रखने का प्रयास हुआ है। और कथाकार संजीव ने कहा था कि विश्वविद्यालय ही सीखने का माध्यम नहीं होते हैं,
आपका अड़ोस पड़ोस नेचर हर एक चीज़ आपको सिखाती है। आपके पास दृष्टि होनी चाहिए सीखने की, समझने की। आप अपने अंदर के जो नेत्र हैं उसको खुले रखिए, देखिए आपको संसार की हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सिखा जाएगी। अब आप कविता सुनिए। इस कविता का शीर्षक है रास्ते। 3-4 बीम आएंगे। पक्षी नहीं उड़ते एक रास्ते से, वे जब भी उड़ान भरते हैं नए रास्ते पर ही उड़ान भरते हैं, असीम आकाश की परवाह किए बिना। पक्षी नहीं उड़ते एक रास्ते से, वे जब भी उड़ान भरते हैं नए रास्ते पर ही उड़ान भरते हैं, असीम आकाश। मछली नहीं तैरती एक रास्ते से, वे जब भी तैरती हैं तैरने के नए आयाम तय करती हैं, भले ही वे कांच के छोटे जार में ही बंद क्यों ना हो। हिरण नहीं कुलाचते एक रास्ते से, वे जब भी कुलाचते हैं नए रास्ते पर ही कुलाचते हैं, शेर चीते के भय के बाद भी। यहाँ तक कि अन्य जंगली जानवर भी नहीं चरने जाते एक ही रास्ते से। एक ही खेत की घास भले ही एक ही खेत में क्यों न उपलब्ध हो कई दिन का खाद्य, परंतु आदमी ढूंढता रहता है हमेशा बने बनाए रास्ते। परंतु आदमी ढूंढता रहता है हमेशा बने बनाए रास्ते, भले ही वे रास्ते किसी के रास्ता भटकने से ही क्यों ना बने हों। परंतु आदमी ढूंढता रहता है हमेशा बने बनाए रास्ते, भले ही वे रास्ते किसी के रास्ता भटकने से ही क्यों न बने हो। यही कारण है जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देते हैं कुछ नए रास्ते, और उक्त रास्तों की भी छित जाती है पैड़। तो साथियों, हमें बने बनाए रास्ते नहीं खोजने हैं, नए रास्ते खोजने हैं, नया चिंतन करना है, तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन करना है। तब शायद हम अपने समाज को कोई दिशा दे पाएंगे, अपने जीवन को कहीं स्थापित कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। इस कविता के साथ आज महिलाएं, जैसे हमारी महिला बहनों की उपस्थिति को नमन करते हुए, माता समान हैं पुष्पाबेक मैम की उपस्थिति को नमन करते हुए कि आज क्रांतिकारी महिलाएं कैसे समाज में आती हैं, तो उन सबको के तरफ से मैं पढ़ना चाहती हूँ। आज के युग की नारी जी, कि ना रहूँगी मैं बेचारी आज के युग की नारी हूँ, कि ना रहूँगी मैं बेचारी आज के युग की नारी हूँ, किसी की प्यारी बेटी, किसी की बहना और किसी की महतारी हूँ, हाँ मैं आज के युग की नारी हूँ। कि मुझे कम ना आंकना, कि मुझे कम ना आंकना। ये हमारे समाज की दबंग महिलाएं कैसे समाज में खुद को पेश करती हैं, तो ऐसे यूँ ही नहीं, जब बाबा साहेब के योगदान, बाबा साहेब के आशीर्वाद, बाबा साहेब की कृपा से जब हम सब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो खुद को कैसे पेश करती हैं कि मुझे कम न आंकना, ना इधर उधर झांकना, धरा पर से खरपतवारों को हटाने वाला फावड़ा हंसिया और आरी हूँ, हाँ मैं आज के युग की नारी हूँ। जी, कि जितने दर्द पाकर, हमारे समाज में कुछ वैसे भी होते हैं जो कि जितने दर्द पाकर तुम कभी पापी बन जाते, कभी शराबी बन जाते, कभी औरों की अस्मत से खेलने लग जाते, उतने दर्द नित लेकर भी ना कभी मैं हारी हूँ, हाँ मैं आज के युग की नारी हूँ। कि हाँ मैं आज की युग की नारी हूँ, कि कभी कल्पना कभी प्रतिभा, ये हमारी महिलाएं के जो हैं प्रतिभा ही हैं, जो प्रतिभा पाटिल जी हमारी थी, तो सभी कि कल्पना चावला आज कहाँ तक पहुँची हैं तो सभी जानते हैं। कि कभी कल्पना चावला, कभी प्रतिभा, कभी माया, लता, मीरा, महादेवी बनकर प्रतिभा निखारी हूँ, हाँ मैं आज के युग की नारी हूँ। जी, बहुत से कि बच्चे संभालती, घर संभालती, ऑफिस भी संभालती, ये सभी देश के तमाम महिलाओं को समर्पित हैं कि वो कैसे आगे संघर्ष करके आगे बढ़ रही हैं। कि बच्चे संभालती, घर संभालती, ऑफिस भी संभालती, एक साथ संभालती दुनियादारी हूँ, हाँ मैं आज के युग की नारी हूँ। जी, कि जीवनदायिनी हूँ, प्रकृति हूँ मैं, हर परिस्थिति में खुद को ढलने और बढ़ने की देती स्वीकृति
रीति हूँ मैं कि औरों के साथ, खुद के साथ औरों की भी जीवन संवारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ कि और यहाँ सभी महान पुरुषों को भी नमन करते हुए कहती हूँ कि स्त्री पुरुष की विशेषता के ना कोई तौल है, कि स्त्री पुरुष की विशेषता के ना कोई मोल है। और उनकी जो बाबा साहब ने कहा है कि उनकी महानता की ना कोई तौल है, और जो करें महिलाओं को सदा सहयोग, उन पुरुषों के सदा आभारी हूँ। हाँ, मैं आज की युग की नारी हूँ। हाँ, मैं आज की युग की नारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी संतों पुरुषों और मुझे काव्य पाठ करने का दूसरा पड़ाव मुझे प्राप्त हुआ है, दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है बोलने का। तो मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करती हूँ और बाबा साहेब जी को नमन करती हूँ, और मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ अपने सद्गुरु, जहाँ से मैं जन्मदाता कहूँ, अपने सद्गुरु पिताजी को, जिनसे मुझे साहित्यिक वातावरण मिला। तो आज पुस्तक लोकार्पण का अवसर है, तो मैं ये पुस्तक भी मैं अपने पिताजी, माता पिताजी को ही समर्पण की है। तो मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ, माता पिताजी को। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत, मुझे ये बात याद आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे बैठे बैठे मैंने लिख लिया कि मैं छूट जाती है कुछ बातें बोलना। तो कि मैं जब शुरुआती दौर में थी, काव्य लिखना शुरू करी थी, तो मैं पिताजी को दिखाती थी, तो पिताजी बहुत खुश होते थे और बोलते थे कि बेटा आप इसे संकलन करो, हम पुस्तक छपवाएंगे। तो मैं उन्हें भावुकता से नमन पुनः करती हूँ। और आज मैं एक सबके सामने कहना चाहती हूँ, पिताजी किताब को देखते तो बहुत खुश होते कि हाँ कि जी। तो मैं पुनः उन्हें नमन करती हूँ कि पिताजी मेरे साहित्यकार थे, तो मुझे उनसे साहित्य रचने की कला प्राप्त हुई। तो यह कह सकते हैं कि मुझे विरासत में मिली है। तो मैं इसमें कुछ मुझे प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अरे समाज की जो मतलब समाज की हमारी आवाज़ है, तो अपने आप जो जिज्ञासा होती है, जो समाज के परेशानियाँ से हमें निपटने की ताकत मिलती है, तो हमें सर्वप्रथम प्रेरणा पिताजी से ही प्राप्त होती है। तो जी, और फिर मैं कहना चाहती हूँ कि घरेलू परेशानियां हो या सामाजिक परेशानियां हो, उन सब से, क्योंकि व्यक्ति ये संघर्ष करता है तो घर की समस्या, समाज की समस्याएं उन्हें उद्वेलित करती हैं, परेशान करती हैं। तो ऐसे में उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर्वप्रथम तो घर वाले ही होते हैं। तो मेरे 2 भैया हैं, तो मैं जो मुझे हौसला बढ़ाते हैं, तो मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। एक भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, हनुमंत लाल रवि जी, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। तो समाज सेवा में, समाज में काफ़ी इन्होंने कुछ कर रखा है, जैसे कि वंचित समाज को, और जो मतलब हौसलाहीन होते हैं तो उन्हें मतलब जा करके वो अपना देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, करते रहते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो मैं उनको नमन करती हूँ। और एक भैया पवन कुमार रवि जी, जो कभी कभी काव्य पाठ भी ऑनलाइन करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो उनकी कमी तो महसूस हो रही है। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। और हमारे समाज की, जैसा कि हमने पहले कहा है कि हमारे समाज में जो मार्गदर्शक हैं, जो साहित्यकार हैं, वो उनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ और उनसे मैं प्रोत्साहित होती हूँ। मुझे इन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की और हौसला जो प्राप्त होता है, तो मैं सभी साहित्यकार गुरुओं को, मार्गदर्शकों को धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ। और जब भी हम समाज की बात आती है, तो हमें समाज के क्षेत्र में तो पवन कुमार रवि जी भैया हमको मुलाकात करवाए थे रजनी मैम से, तो रजनी मैम की याद आ जाती है, तो मैं उनको नमन करती हूँ। और रजनी मैम के साथ ही उनके समकक्ष पुष्पा विवेक मैम हैं, तो इनको धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे समाज में लाया, इस सभी समाज से। तो साहित्य के माध्यम से तो मेरे साहित्यकार गुरु पिताजी, और समाज के माध्यम से कह सकते हैं कि रजनी मैम और पवन भैया जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इन सबको धन्यवाद देती हूँ। मेरे पग पग जो भी
हो, चाहे सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ भी हो या आपसे बातचीत कुछ भी हो, कभी कभार हो जाती है तो सुख दुख लगा रहता है, बट कमलेश जी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले उन्हें भी धन्यवाद दिया है, तो मैं फिर पुनः धन्यवाद देती हूँ। और मैं काव्य पाठ करती हूँ, तो जैसा कि कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ। महिलाओं मंच को नमन और आप सभी सुधी जन को नमन। ये काव्य गोष्ठी अब इतनी ऊंचाई पर जा चुकी है और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग और इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं यहाँ पर होंगी। हमारे माहिर साहब उस्ताद शायर हैं, उनके सामने गज़ल पढ़ना बड़ी हिम्मत की बात है, तो फिर भी हजरत मैं 4 मिसरे से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं, कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं, कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं। अब सिवा अम्बेडकर के रहनुमा कोई नहीं, अब सिवा अम्बेडकर के रहनुमा कोई नहीं। छाँव में बाबा ने लाकर तब बिठाया था हमें, छाँव में बाबा ने लाकर तब बिठाया था हमें। धूप से बचने का जब था आसरा कोई नहीं, धूप से बचने का जब था आसरा कोई नहीं। और बस 4-4 पंक्तियाँ देखें गज़लों के। बला की भीड़ है इंसान मिल जाए तो मैं जानूं, बला की भीड़ है इंसान मिल जाए तो मैं जानूं, बिना पैसे के अब भगवान मिल जाए तो मैं जानूं, बिना पैसे के अब भगवान मिल जाए तो मैं जानूं। सियासत करने वालों के दिलों को चीर कर देखो, सियासत करने वालों के दिलों के को चीर कर देखो, धड़कते दिल में हिंदुस्तान मिल जाए तो मैं जानूं, धड़कते दिल में हिंदुस्तान मिल जाए तो मैं जानूं। और ये 4 मिसरे। ये बुत इंसान के हाथों से ही भगवान बनते हैं, ये बुत इंसान के हाथों से ही भगवान बनते हैं, ये बुत इंसान के हाथों से ही भगवान बनते हैं। हकीकत जानते हैं लोग पर अनजान बनते हैं, लगी है होड़ बनने की वहाँ पर ताकतें गैबी, लगी है होड़ बनने की वहाँ पर ताकतें गैबी, जहाँ पर मुश्किलों से आदमी इंसान बनते हैं, जहाँ पर मुश्किलों से आदमी इंसान। और 4 मिसरे देखें कि नफ़रतों के मुँह पे ताला चाहिए तो चाहिए, नफ़रतों के मुँह पे ताला चाहिए तो चाहिए,
प्यार का ही बोलबाला, चाहिए तो चाहिए इश्क से तौबा नहीं ना, इश्क से परहेज है, इश्क में जान देने वाला, चाहिए तो चाहिए जुल्म शोषण से बगावत, जुल्म शोषण से बगावत बारहा होगी यहाँ, जुल्म शोषण से बगावत बारहा होगी यहाँ, अब तो हर मुँह को निवाला, चाहिए तो चाहिए अब तो हर मुँह को निवाला। और ये 4 लाइनें हम उस व्यवस्था को चैलेंज करते हुए, आने दो उसको आने दो, आने दो उसको आने दो, दो हाथ हो जाने दो, हो जाने दो, दो हाथ हो जाने दो, हो जाने दो, गुरुवर को औकात पता चल जाएगी, गुरुवर की औकात पता चल जाएगी, एकलव्य को तो अर्जुन से लड़ जाने दो, एकलव्य को तो अर्जुन से लड़ जाने दो। और यह एक कथा विशेष रूप से अपने लोगों के लिए कि रवायत बेसरोपा है, निभाए जा रहे हैं हम, रवायत है रवायत को निभाए जा रहे हैं हम, लगे हैं बोझ कांधे पर उठाए जा रहे हैं हम, किसी भी पेड़ पे एक दो लंगोटा टांग दे कोई, किसी भी पेड़ पे एक दो लंगोटा टांग दे कोई, इबादत घर समझ कर सर झुकाए जा रहे हैं हम। अब मैं बस सिर्फ एक गज़ल के लिए आपसे जाना चाहूँगा। किस्से कहानियाँ तो सुनाने से बाज़ आ, किस्से कहानियाँ तो सुनाने से बाज़ आ, किस्से कहानियाँ तो सुनाने से बाज़ आ, सुनाने से बाज़ आ, शबनम से मेरी प्यास बुझाने से बाज़ आ, शबनम से मेरी प्यास बुझाने से बाज़ आ, तेरी दवा से तो ये मर्ज़ और बढ़ गया, तेरी दवा से तो ये मर्ज़ और बढ़ गया, रहने दे यूं गरीबी हटाने से बाज़ आ, रहने दे, शुक्रिया साहब, रहने दे यूं गरीबी हटाने से बाज़ आ, सबको पता है कैसे नगर सेठ तू बना, हमको पता है कैसे नगर सेठ तू बना, प्याऊ गली गली में लगाने से बाज़ आ, प्याऊ गली गली में, आंधी की जद पे तेरा भी, आंधी के जद पे तेरा
नशे मन भी है समझ, आंधी की जद पे तेरा नशे मन भी है समझ। अब झोपड़ी में आग लगाने से बाज आ, अब झोपड़ी में आग लगाने से बाज आ। मजदूर बेड़ियों में है उजरत सलीब पर, मजदूर बेड़ियों में है उजरत सलीब पर। ऐसे में झूठी आस बधाने से बाज आ, ऐसे में झूठी आस बधाने से बाज आ। और ये आखिरी शेर मैं डॉक्टर अमित सिंह साहब को नज़र कर रहा हूँ कि मरने लगेंगी जल के प्रदूषण से मछलियाँ, मरने लगेंगी जल के प्रदूषण से मछलियाँ। गंगा में रोज रोज नहाने से बाज आ, गंगा में रोज रोज नहाने से बाज आ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पितृसत्ता ने हमारे मुंह पे बांध रखा है उसके खिलाफ है। चुप्पी का दायरा, मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ, मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी न समझ बैठें। मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ पर मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी न समझ बैठें। प्यार और आदर भाव में मैं चुप रहती हूँ। मैं आंदोलित रहती हूँ, मैं आंदोलित रहती हूँ क्योंकि मैं संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हूँ। मैं आंदोलित रहती हूँ क्योंकि मैं संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हूँ। स्त्री हूँ इसीलिए स्त्री के हक में डटी रहती हूँ। स्त्री हूँ इसलिए स्त्री के हक में डटी रहती हूँ। हक और अधिकारों की बात करती हूँ, हक और अधिकारों की बात करती हूँ। जब मान सम्मान पर होता है आघात तो आत्मसम्मान में अपनी आवाज़ बुलंद करती हूँ। हक और अधिकारों की बात करती हूँ। जब मान सम्मान पर होता है आघात तो आत्मसम्मान में अपनी आवाज़ बुलंद करती हूँ। मन में प्यार और आदर भाव लिए सबके सम्मान में तत्पर रहती हूँ। मेरी चुप्पी कमजोरी न बन बैठे इसलिए मैं आंदोलित रहती हूँ। मेरी चुप्पी कमजोरी न बन बैठे इसलिए मैं आंदोलित रहती हूँ। खामोशी भी इस कदर अच्छी नहीं, खामोशी भी इस कदर अच्छी नहीं कोई दूसरा तुम पर हावी हो जाए। खामोशी भी इस कदर अच्छी नहीं कि कोई दूसरा तुम पर हावी हो जाए। तोड़कर चुप्पी का दायरा अपने हक में आवाज़ बुलंद करती हूँ। तोड़कर चुप्पी का दायरा अपने हक में आवाज़ बुलंद करती हूँ। अपने हक में आवाज़ तो उठा, अपने आत्मसम्मान में चुप्पी का दायरा तोड़ती हूँ। अपने हक में आवाज़ उठा, अपने आत्मसम्मान में चुप्पी का दायरा तोड़ती हूँ। मैं अक्सर चुप रहती हूँ, मैं अक्सर चुप रहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो नवदलिश के साथ में जुड़कर मुझे भी ऐसा लगा कि मैं शायद बाबा साहब के विचारों को गांव देहातों तक, अपने जो हमारे समाज के लोग नहीं पहुंचे हैं वहां तक मैं पहुंचूं और बाबा साहब के विचारों को पहुंचाऊं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उन्हीं पढ़े लिखों में नवदलिश भी है जो बाबा साहब के विचारों को वहाँ तक लेके जा रहा है जहाँ हमें ज़रूरत है। तो उन विचारों के द्वारा अगर हम 1% भी बदलाव ला सकें तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। नवदलिश को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि जहाँ भी नवदलिश के द्वारा हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों को पहुँचाने के लिए अपना प्रयत्न जीवन संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के लिए नवदलिश को बहुत बहुत बधाई।
और इंडिविजुअल को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यहाँ पे हमें इतनी दूर बुलाया उन्होंने और आप सब लोगों से हमारी पहचान कराई और इतने अच्छे अच्छे से कवि और कविताएं और गज़ल वगैरह सुनने को मिली। तो हम सोचते हैं कि भाई हम महिलाएं हैं, अवसर देर से मिला। पहली बात तो महिलाओं को अवसर मिलता ही नहीं, परिवार से भी नहीं मिलता है, समाज की तो बात ही बहुत दूर है परिवार से, लेकिन जो समाज में निकल कर महिलाएं आई हैं तो उनमें कम से कम हमें 20% तो दिखती हैं जो समाज का काम कर रही हैं। तो मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, महिलाओं के मुद्दों पे काम करती हूँ। 20 साल तक मैंने सोशल वर्क किया है। अभी मैं लिखने में समाज के दुख दर्द को कागज़ पर भी उकेरने लगी हूँ, जिसने मुझे कवित्री बना दिया, लेखिका बना दिया और समाज में एक आप लोगों से पहचान करा दी मुझे। तो मैंने पानीपत के 28 गांव, सोनीपत के 40 गांव, बिहार के और इधर के सारे जितने भी हरियाणा, बिहार, झारखंड, मैंने सारा पैदल पद यात्रा करके मैंने तो महिलाओं मुद्दों को निकाला। तो उन्हीं मुद्दों पे महिलाओं विमर्श की कविताएं हैं। महिलाओं को किस तरीके से गांव देहातों में, शहरों में तो महिलाएं फिर भी एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन गांव देहात में वो टॉयलेट तक जाने के लिए सोचती हैं, क्योंकि गांव का जमींदार होता है, अगर मान लो कोई झगड़ा हो जाता है तो उन्हें वहां जाने से रोक दिया जाता है। तो वो एक छप्पर के पीछे खड्डा बना के फिर उसमें लैट्रिन करने, ये सोनीपत की घटना है जहाँ पे उन्होंने रो रो के बताया था। तो मैंने इस समाज के लिए अभी तक आज़ादी के 77 साल बाद हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उस अमृत महोत्सव में हमारा समाज आज भी वहीं है, लेकिन कुछ % निकल कर आए हैं। तो उनमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन तक पहुँचें। तो हम सिर्फ एक बाबा साहब की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उनके विचारों को पहुंचा सकें। तो मैं अभी समय ज़्यादा हो गया है, मैं केवल अब कविता बोलूँगी क्योंकि विचार देना बाद की बात है। तो मैं पहली कविता है मेरी महिला मुद्दों पर है, महिला विमर्श की कविता है और जो सबसे पहले मैंने लिखी थी, औरत कमज़ोर नहीं। क्योंकि हमारे समाज में मंजू, ममता, ये इंदु, ये सब निकल कर आई हैं, तो किसी न किसी वजह से और किसी के सहयोग से निकल कर आई हैं। तो औरत कमज़ोर नहीं। जीवन की पथरीली राहों पर, जीवन की पथरीली राहों पर गिर कर संभलना सीख लिया है मैंने। औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं, जो टूट कर बिखर जाऊँ मैं। औरत हूँ, जीवन की पथरीली राहों पर गिर कर संभलना सीख लिया है मैंने। औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं, जो टूट कर बिखर जाऊं मैं। रजनीकांता माधुरी जैसी कड़ियों से जुड़कर, रजनीकांता माधुरी जैसी कड़ियों से जुड़कर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। दहेज के अंगारों में जलकर सोने सी शुद्धता पाई है मैंने। समाज के इन ठेकेदारों से जूझने की कसम खाई है मैंने। औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं, जो टूट कर बिखर जाऊं मैं। बहुत अच्छा है। घुटन भरी जिंदगी को शब्दों में बांध, घुटन भरी जिंदगी को शब्दों में बांध आवाज़ देना सीख लिया है मैंने। घुटन भरी जिंदगी को शब्दों में बांध आवाज़ देना सीख लिया है मैंने। झुक कर नहीं, सिर उठाकर चलने की कसम खाई है मैंने। फांसी पर नहीं, प्रेम के हिचकोले खाने की कसम खाई है मैंने। समाज के इस ढांचे को बदलने की कसम खाई है मैंने। औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं, जो टूट कर बिखर जाऊं मैं। औरत हूँ, जीवन की पथरीली राहों पर गिरकर संभलना सीख लिया है मैंने। औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं, जो टूट कर बिखर जाऊं मैं। एक दूसरी कविता अगर जी बिल्कुल।